हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 21 जनवरी के करंट अफेयर। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। कौन से राज्य की सरकार ने एक योजना शुरू करी है, मन ऊरू मन बड़ी? ये तेलुगु भाषा है। ये पहले तो आप इंग्लिश में याद रख लीजिए, मन ओरू मन बड़ी। इसका मतलब होता है हमारा गांव हमारा विद्यालय, हमारा गांव हमारा स्कूल या विद्यालय, जो भी शब्द आप प्रेफर करें। तो हमारा गांव हमारा स्कूल या हमारा विद्यालय योजना, इसमें तेलंगाना की सरकार ने शुरू करी है। तेलुगु भाषा है ये, और यहाँ पे ऑप्शन बड़ा आसान है। अगर आंध्रा होता तो फिर भी सोचना पड़ता, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी या और हिंदी, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी, और तेलंगाना में तेलुगु। तो तेलंगाना जो है ये आंसर है। इसमें वहाँ के जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी। जो क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, स्कूलों में जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल बोर्ड लगाएगी जिससे बच्चे जो हैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें इत्यादि। तेलंगाना आप जानते हैं भारत का 29वां राज्य था, 29 स्टेट ऑफ इंडिया था। 2 जून 2014 को बना था। तो 2 जून को हर साल तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। आंध्रा से अलग होकर जो है ये एक नया राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और चंद्रशेखर राव वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और तमिलिसाई सुंदरराजन वो यहाँ की गवर्नर हैं। ये पुडुचेरी की गवर्नर भी यही है, तमिलिसाई सुंदरराजन। तो वैसे तेलंगाना का जो अभिभावक राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है उसने भी एक ऐसी योजना चला रखी है जिसको बोलते हैं सॉल्ट प्रोजेक्ट, जिसको बैक कर रहा है वर्ल्ड बैंक, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी सॉल्ट। सॉल्ट में आंध्र प्रदेश यही कोशिश कर रहा है कि जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। तो आंसर तेलंगाना है। और तेलंगाना ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की हुई है जिसका नाम है पल्ले प्रगति, जिसमें जो सरकारी काम है उनकी प्रगति चेक की जाती है। पल्ले प्रगति। यहाँ पे कुछ योजना भी चलती हैं, जैसे दलित बंधु योजना दलितों के लिए, जैसे किसानों के लिए चलती हैं रायतु बंधु योजना और रायतु वैदिका। ये दोनों योजना जो हैं तेलंगाना की हैं, लेकिन रायतु भरोसा आंध्रा की है, तो कंफ्यूज मत होना। रायतु बंधु रायतु वैदिका दोनों तेलंगाना की हैं, लेकिन रायतु मतलब होता है किसान, किसान बंधु किसान वैदिका, लेकिन किसान भरोसा यानी रायतु भरोसा योजना आंध्रा की है। तेलंगाना में हरा भरा योजना भी चलती है जिसमें पेड़ लगाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्रोन की मदद से। और तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद, वहाँ पे भारत का पहला ओपन चट्टान म्यूजियम, ओपन रॉक म्यूजियम खुला है अभी अभी। और हैदराबाद में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र भी खुला है। मध्यस्थता और सुलह केंद्र भी खुला है। हैदराबाद में ही जो उच्च राख का कोयला होता है, हाई ऐश कोल, उससे मीथेनॉल बनने का भारत का पहला संयंत्र भी लगाया है भेल ने अभी अभी। यह भी हैदराबाद में लगाया है। तेलंगाना रर्बन मिशन में भी नंबर 1 राज्य है परफॉर्म करने में, और ODF प्लस में भी तेलंगाना नंबर 1 है, ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस। रर्बन मिशन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। और ODF प्लस दोनों में बेस्ट परफॉर्मिंग जो राज्य है वो भी तेलंगाना है। और तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली पोचमपल्ली गांव को विश्व पर्यटन संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के दुनिया के बेस्ट पर्यटन गांव में डिक्लेयर किया है। तेलंगाना के कुछ त्योहार भी हैं, जैसे नागोबा जात्रा, जैसे बतुकम्मा। बतुकम्मा जो त्यौहार है ये बहुत फेमस है, फ्लोरल फेस्टिवल, फूलों का त्यौहार बोलते हैं इसे। तो ये जो त्यौहार है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागोबा जात्रा और बतुकम्मा। तो ये सब चीज़ें तेलंगाना के बारे में आपको याद रखनी है। तेलंगाना के कौन से कर्नल थे जिन्हें महावीर चक्र मिला है अभी अभी? कर्नल बी संतोष बाबू। ये तेलंगाना में सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट से थे। सूर्यापेट में ही इनका स्मारक भी बना है। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र मिला था गैल्वेन युद्ध में, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF, इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया कौन सी तारीख को? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDMA के अधीन काम करता है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, जो हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्रालय। तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 19 जनवरी 2006 को। इन्होंने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया 19 जनवरी को। तो आंसर है 19 जनवरी। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल
13,000 जवान हैं इसमें। जो कोई भी आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, या बिल्डिंग कोई ढह जाती है, या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदा हो, तो ये जवान कभी भी पीछे नहीं हटते। और भारत के विभिन्न हिस्सों में 12 बटालियन है इनकी जो फैली हुई हैं। ठीक है, तो एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे अभी अभी? अतुल करवल। और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, ये भी ध्यान रखना है। इनका ध्येय वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, यानी आपदा सेवा हर रोज हर जगह, ये इनका ध्येय वाक्य है एनडीआरएफ का। यूबीएस बैंक को निम्नलिखित में से किस भारतीय भगोड़े के लंदन स्थित घर को बेचने का अधिकार प्राप्त हुआ? भगोड़े को बोलते हैं फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव कहा जाता है। तो ये जो भगोड़ा है ये है विजय माल्या। तो विजय माल्या का जो लंदन में घर है उसको बेच देगा यूबीएस बैंक, बिकवा देगा, उसकी नीलामी करके अपना पैसा वसूल लेगा। यूबीएस बैंक जो है ये स्विट्जरलैंड का बैंक है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का बैंक है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में है। जूरिक में ही फीफा का हेडक्वार्टर भी है, जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। और इन्होंने साल का बेस्ट खिलाड़ी, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर डिक्लेयर करा है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। रॉबर्ट लेवेंडोस्की कौन से देश के खिलाड़ी हैं? पोलैंड के खिलाड़ी हैं। तो विजय माल्या का घर भी बिकवा देंगे लंदन वाला ये। विजय माल्या को लगभग 185 करोड़ रुपए देना है यूबीएस बैंक को। स्विट्जरलैंड का बैंक है, जूरिक में हेडक्वार्टर है, स्विस बैंक है ये। तो ये भी ध्यान रखिए, बहुत पुराना बैंक है, 1862 में बना था। तो बच नहीं पाएगा अब विजय माल्या। और अभी विजय माल्या अपने लंदन वाले घर में, लग्जरी घर है बहुत, आप यूट्यूब पे देखना विजय माल्या का लंदन वाला घर। वो अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या और अपनी 95 साल की बूढ़ी मां ललिता माल्या के साथ रहते हैं इस घर में। लेकिन अब यूबीएस बैंक को अधिकार मिल गया है कि वो इस घर को बेच दें। और हो सकता है विजय माल्या जो है वो भारत भी आ जाए, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि है हमारी, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है हमारी यूके के साथ। भारत का कोई क्रिमिनल है तो यूके में भी वो क्रिमिनल होता है, तो वो वापस आ जाता है। और ब्रिटेन की बात आई रही है तो चलो आपको ये बताता हूं। एक गोट शेप यानी बकरी के सिर वाला योगिनी का स्टैचू है, जो यूपी का एक मंदिर था, आई थिंक लखेड़ा मंदिर शायद नाम था, वहां से चोरी किया गया था। ठीक है, अब वो वापस लौटाया जाएगा भारत को, गोट शेप योगिनी स्टैचू। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से मंदिर से चोरी हुआ था। और लोखाड़ी मंदिर है, लोखेड़ा नहीं, लोखाड़ी मंदिर है, आई थिंक बांदा डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो वहां से चुरा लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के किस जहाज के आंतरिक डिब्बे में विस्फोट हुआ? इसमें हमारे नौसेना के 3 जवान वो जो हैं उन्होंने अपने प्राण उन्हें देने पड़े, वीरगति को प्राप्त हुए, और 11 लोग इंजर्ड हो गए, आग लग गई थी विस्फोट के कारण। तो ये जहाज है आईएनएस रणवीर। आईएनएस रणवीर बहुत पुराना जहाज है ये, 1986 में जहाज ये कमीशन हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 36 साल पुराना जहाज है ये, इसमें आग लग गई थी। आईएनएस रणवीर ये राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये, यानी मिसाइल भी दागने में सक्षम है ये। तो ये जहाज का नाम याद रखिए। बाकी जो भी जहाज हमारे न्यूज़ में आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारी नेवी को अभी जहाज मिला है एक आईएनएस वेला। आईएनएस वेला किसने किसने बनाया है? आईएनएस वेला को मजागों डॉक शिप बिल्डर ने। मजागों डॉक शिप बिल्डर एक सर्वेक्षण के लिए जहाज इस्तेमाल होता है, सर्वे के लिए, जिसका नाम है आईएनएस संधायक। और इसी नाम का जहाज अभी डीकमीशन भी हुआ था जुलाई में, और इसी नाम का जहाज नया बना है। तो जो नया बना है किसने बनाया है? आईएनएस संधायक। 4 बनेंगे सर्वेक्षण जहाज, लार्ज सर्वे वेसल, ये पहला है उस कड़ी में। इसको बनाया है कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर ने, जीआरएससी ने। आईएनएस संधायक भारत का पहला देसी बड़ा सर्वेक्षण जहाज होगा। फिर हमारे तटरक्षक बल को मिला है आईसीजीएस सार्थक, ये बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट। और इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी जो है वो कहाँ खुली थी भारत की पहली? ये खुली थी मैंगलोर में, पिछले साल खुली थी। और मैंगलोर में ही भारत का पहला अभी अभी एलएनजी टर्मिनल भी बनाया है सिंगापुर की मदद से। और आपको यह भी बता दूं, भारतीय तटरक्षक बल के नए हेड कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये हमारे तटरक्षक बल के नए चीफ बने हैं,
वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो कोई भी जहाज अगर हमारा न्यूज़ में आता है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने 3 बताए आपको। आईसीजीएस सार्थक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, आईएनएस संधायक गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर ने बनाया है, और आईएनएस वेला मजाकों डॉक शिप बिल्डर ने बनाया है। और हमारी नेवी के चीफ हैं आर हरि कुमार। बुर्ज खलीफा से भी बड़े आकार का एक विशाल एस्टेरॉयड, उसको क्या नाम दिया गया है, जो हाल ही में पृथ्वी से गुजरा, पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरा, मतलब टकरा सकता था ये, बहुत नजदीक था धरती के। कितना नजदीक था? ये धरती के 1.98 मिलियन किलोमीटर पास से गुजरा है, जो कि अंतरिक्ष की भाषा में बहुत नजदीक होता है। 19 लाख किलोमीटर नजदीक था ये, जो कि कुछ भी नहीं होता अंतरिक्ष में। टकरा सकता था ये, लेकिन टकराया नहीं। अगर टकरा जाता तो जहां भी गिरता वहां काफी तबाही होती, क्योंकि ये बुर्ज खलीफा से भी बड़ा है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जो दुबई में है। अब तो बुर्ज खलीफा पे खैर गाने वगैरह भी काफी आ गए हैं। तो ये जो एस्टेरॉयड किसका बना होता है? चट्टान, पत्थर का बना होता है। बहुत बड़े होते हैं ये एस्टेरॉयड, पत्थर के टुकड़े तैर रहे होते हैं अंतरिक्ष में। तो इसका नाम था 7482 1994 PC1। 1994 में पहली बार खोजा गया था ये एस्टेरॉयड, तो इसलिए इसका नाम 1994 PC1 या 7482 रखा गया है। समझ में आया? और इससे मुझे ये भी याद आया, एक आलू के आकार का अभी अभी ग्रह मिला है, जिसका नाम रखा गया है वेस्प 103b। ये आलू या रग्बी की जो बॉल होती है उसके आकार का है, यह भी ध्यान रखिए। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? सीमा सुरक्षा बल मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये हर साल ऑपरेशन करते हैं। अगर सर्दियों में करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन सर्द हवा, और अगर गर्मियों में करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन गर्म हवा। क्यों करते हैं ये? मेनली राजस्थान में किया जाता है ये, जैसलमेर वगैरह जो पाकिस्तान से एकदम लगते हैं, वहां पे पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बढ़ जाती है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में या बहुत ज़्यादा सर्दियों में। तो इसलिए ये ऑपरेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करता है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कौन है इस वक्त? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। वैसे आपको बता दूं कि सीमा सुरक्षा बल हमारे 2 बॉर्डर पे निगरानी रखता है, एक तो पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। उसी तरह म्यांमार बॉर्डर पे कौन रक्षा करता है? हमारी असम राइफल्स। भूटान और नेपाल बॉर्डर पे कौन रक्षा करता है? सशस्त्र सीमा बल। और चाइना बॉर्डर पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तिब्बत और चीन के बॉर्डर। तो हर सेना का अपना एक अलग काम है। समझ में आया? तो सर्द हवा शुरू किया गया राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को रोकने के लिए। और हमारा सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है? सीआरपीएफ का हेड कौन है? कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ का कौन है? अभी अभी बने हैं शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कौन है? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा। तो जितने हो सके उतने याद रखिए और उनकी रिवीजन करते रहिए। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे नारायण देवनाथ, इनका निधन हो गया। ये कौन से पेशे के लिए जाने जाते थे? ये कार्टूनिस्ट थे। तो आंसर है कार्टूनिस्ट। ये बेसिकली कॉमिक छापते थे, इनकी कॉमिक्स बहुत बिकती थी बंगाल में, बंगाली थे। और इनकी एक कॉमिक तो ऐसी है जो 53 साल लगातार आई। मुझे याद है बचपन में हम भी कॉमिक्स पढ़ते थे, चाचा चौधरी, बिल्लू, चन्नी चाची, रमन, अब तो बहुत नाम भी याद नहीं आ रहे, इतनी पुरानी बात हो गई। राज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, एक भोकाल की आती थी, एक वो डोगा था जो डॉग जैसा दिखता था। तो ये सब कॉमिक्स में बचपन में बहुत पढ़ा करता था। फिर तो खैर डिजिटल ज़माना आ गया, आदत भी छूट गई, और पढ़ाई में बाध्य थी तो माँ बाप भी नहीं पढ़ने देते थे। खैर ये कॉमिक छपती थी इनकी, और इनकी सबसे फेमस कॉमिक का नाम है हांडा भोंडा। हांडा भोंडा, जो 53 साल छपी है। तो इनका रिकॉर्ड भी था इतने लंबे समय तक कॉमिक छापने का। इन्हें पद्मश्री भी मिला था, 2021 में मिला था इन्हें पद्मश्री, और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ था। बंगा विभूषण भी मिला हुआ था, जो बंगाल का एक नागरिक सम्मान होता है। तो बहुत महान व्यक्ति थे नारायण देवनाथ। नए वाइस चीफ बने हैं हमारे, उपाध्यक्ष बने आर्मी के कौन? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि हमारी आर्मी का जब चीफ रिटायर होता है तो जो उपाध्यक्ष है वही चीफ बनता है। अभी हमारे चीफ मनोज मुकुंद नरवणे अभी रिटायर होने वाले हैं, और मोस्ट लाइकली ये अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बनेंगे, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के चेयरमैन तो वही बन गए हैं। तो इनका नाम है मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो ये हमारी आर्मी के नए वाइस चीफ बनेंगे, और पूरी संभावना है कि यही फिर अगले हमारी आर्मी के चीफ बनेंगे। ठीक है? तो ये कोर ऑफ इंजीनियर में कमीशन हुए थे सबसे पहली बार
इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था 1982 में। 1982 में इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, तो बहुत लंबा करियर इनका रहा है मनोज पांडे। तो ये ध्यान रखिए, हमारी आर्मी के वाइस चीफ बने हैं मनोज पांडे। और आर्मी डे कब मनाया गया? अभी अभी 15 जनवरी को मनाया गया। और आपको यह भी याद होगा कि हमारी आर्मी ने 2 कुत्तों और एक घोड़े को सम्मानित करा है। घोड़े का नाम तो विराट था, और डॉग के नाम, एक का तो नाम मुझे याद है, हीना था शायद, दूसरे का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, दारो डी से कुछ था। खैर, उनको भी सम्मानित करा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नितिन गडकरी ने माधव बाग के पावर एमएपी का उद्घाटन करा। यह भारत की पहली बुद्धिमान ट्रैकिंग प्रणाली है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? इसका उपयोग क्रॉनिक डिजीज यानी दीर्घकालिक पेशेंट्स के लिए किया जाएगा। अगर कोई पेशेंट है, बहुत लंबे समय से पीड़ित है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गुर्दों का रोग या कोई भी रोग, तो आयुर्वेद की मदद से कोशिश की जाएगी उसको आरोग्य देने की, उसको निरामय बनाने की, यानी कोई उसे रोग ना हो, निरोग करने की, आयुर्वेद की मदद से। तो ये मशीन बनाई है माधव बाग, और इस मशीन का नाम है, माधव बाग कंपनी का नाम है, मशीन का नाम है पावर एमएपी। पावर एमएपी। इस कंपनी के सीईओ हैं माधव बाग के डॉक्टर रोहित साने। तो इसका उद्घाटन करा नितिन गडकरी ने। और नितिन गडकरी जो हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है, विदर्भा, महाराष्ट्र से। कौन सी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपने, मतलब अभी जो 2022 का सीजन चल रहा है, इसके बाद संन्यास लेने की घोषणा करी? असल में क्या है, इनको चोट लग गई थी और वो चोट बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो पा रही है, ऐसा इन्होंने लिखा ट्विटर पे, उस पर लिखा, मीडिया में भी कहा कि तो ये इनका आखिरी सीजन होगा। ये हैं सानिया मिर्जा, महानतम भारत की टेनिस खिलाड़ी कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने तो पूरे भारत को जो टेनिस मैप पे रखा। 35 साल की हैं ये। इनके जो हस्बैंड हैं वो हैं पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी शोएब मलिक, हैदराबाद से हैं ये भी, सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, सारे के सारे युगल जीते हैं, मतलब किसी के साथ टीम बना के। जैसे महेश भूपति के साथ इनकी टीम थी एक समय, उन्होंने काफ़ी ग्रैंड स्लैम जीते। मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते। तो कई खिलाड़ियों के साथ मिलकर इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, खास तौर पे महेश भूपति और मार्टिना हिंगिस। मार्टिना हिंगिस। तो आंसर है सानिया मिर्जा। ये रिटायर हो जाएंगी टेनिस से अब। किस देश में सबसे लंबी पानी के नीचे की सुरंग बनी है जिसका नाम है ताईहू? ताईहू नाम क्यों रखा है? TAIHU, क्योंकि झील, जिस झील के अंदर बनी है उस झील का नाम है ताईहू। ये चाइना में है, लेक ताईहू। तो आंसर है चाइना। ये सुरंग कितनी लंबी है? पानी के नीचे है पूरी। जैसे मान लो ये झील है, तो झील के नीचे से सुरंग निकाल दी पानी के अंदर, और ये सुरंग है 10.79 किलोमीटर, 10.79 किलोमीटर। तो आपको किलोमीटर में ही याद रखना है, मील में नहीं। इंडिया में जो एग्जाम आते हैं उनमें मील में नहीं पूछते, बाकी आप निकाल भी सकते हो। 5 मील 8 किलोमीटर होते हैं, 5 मील 8 किलोमीटर होते हैं, तो वो डिवाइड कर लो आप उसी हिसाब से। और ये किसको जोड़ेगी आपस में? तो ये जोड़ेगी शंघाई को। ये जो सुरंग है, इसके एक तरफ है शंघाई और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है नानजिंग। नानजिंग। नानजिंग कहां पे है? ये चाइना में जियांगसू राज्य की राजधानी है नानजिंग। तो शंघाई को जोड़ेगी नानजिंग से। और शंघाई में ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, और दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन किलोमीटर में यहीं पे स्थापित की गई है, शंघाई में। तो ये आपको नहीं भूलना है, लेक ताईहू में। और ये 2 वे टनल है, 6 लेन है इसमें टोटल। 2 वे मतलब आने और जाने दोनों के लिए, एक तरफा नहीं है। ठीक है, तो आंसर है चाइना। दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे की सुरंग है ये। और आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ चाइना के बारे में। जैसे चाइना में हमारे राजदूत बने अभी अभी प्रदीप कुमार रावत, और इनसे पहले जो थे विक्रम मिश्री थे, और विक्रम मिश्री अब बन गए हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, इसके अलावा एक चाइना की महिला है वांग यापिंग। ये पहली चाइना की महिला है जिन्होंने स्पेस वॉक किया है। स्पेस वॉक मतलब एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। और चाइना ने अभी अभी एक टूर्नामेंट जीता है, उबर कप बैडमिंटन का। थॉमस कप जीता इंडोनेशिया ने, जो इंडोनेशिया नूर संतरा में अपनी राजधानी बना रहा है, ईस्ट कालीमंतन पे, वही इंडोनेशिया। जोको विडोडो जहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिनके साथ हम गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास करते हैं। चाइना के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ। और चाइना में
2022 में एशियन गेम्स भी खेले जाएंगे हंगजाऊ शहर में। इनके लिए जो शुभंकर होगा वो होगा स्मार्ट ट्रिपलेट्स। स्मार्ट ट्रिपलेट्स। भारत के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 100 साल पुराने नाटक चिंतामणि पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये आंध्र प्रदेश ने लगाया है। ये नाटक क्या है? ये नाटक 1920 में लिखा था एक बहुत ही महान लेखक ने, जिनका नाम था कल्लाकुरी नारायण राव, के नारायण राव। इन्होंने लिखा था 1920 में, और 2020 में इसके 100 साल पूरे हुए। आंध्र प्रदेश में सड़कों पे स्टेज पे हर जगह किया जाता है नाटक। लेकिन इस नाटक को बैन क्यों कर दिया अब, इतने पुराने नाटक को? क्योंकि इसमें चिंतामणि एक महिला है जो देह व्यापार करती हैं, प्रोस्टिट्यूट हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो जाती हैं कि फिर उन्हें मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, इस नाटक के अंदर। अब समस्या यह है कि इस नाटक में चिंतामणि जो है, इनका एक ग्राहक होता है जिनका नाम है सुब्बी शेट्टी। सुब्बी शेट्टी। और ये सुब्बी शेट्टी अपनी सारी जायदाद जो है वो चिंतामणि पे लुटा देता है। और सुब्बी शेट्टी कौन से समुदाय का होता है? आर्य वैश्य। आर्य वैश्य। तो आर्य वैश्य समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो समुदाय है उनको गलत तरह से दिखाया जा रहा है और इससे हमारी बदनामी हो रही है। तो वो जगन मोहन रेड्डी के पास पहुंच गए, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जगन अन्ना। तो आर्य वैश्य समुदाय के ऑब्जेक्शन के बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने चिंतामणि पद्य नाटकम को बैन कर दिया है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एयर इंडिया को किसने खरीदा है? टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने। और टैलेस प्राइवेट लिमिटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है एक। तो ये बने हैं विक्रम देव दत्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। सड़कों को और अधिक पैदल यात्री अनुकूल बनाने के लिए, पैदल यात्री को क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। जो पैदल चलता है उसे पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो पैदल चलने के लिए और ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए किस मंत्रालय ने स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज शुरू करा है? स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज शुरू करा है हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे तेल और गैस के मंत्री भी हैं। और इस मंत्रालय ने एक प्रोग्राम भी चलाया था अभी सार, स्मार्ट सिटीज को लेकर, सार प्रोग्राम। वैसे आपको बता दूं, 2 चैलेंज और चल रहे हैं यहां पे। एक का नाम है साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, ये भी इसी मंत्रालय ने शुरू करा है। और एक है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, ये भी इसी मंत्रालय ने शुरू करा है। तो एग्जाम में तीनों में से कोई भी आ सकता है। साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, यानी हमारी सड़कों को साइकिल चलाने योग्य बनाया जाए। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज और स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज, ये तीनों चैलेंज जो हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के हैं। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में किस समूह ने तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला किया? ये काफी लंबे समय से यूएई में, सऊदी अरब वगैरह में हमला कर रहे हैं। ये हैं हाउदी। इन्हें हाउदी रेबल बोलते हैं। इनके बारे में मैंने हिंट भी दिया था आपको कल के वीडियो में। हाउदी विद्रोही। क्यों करते हैं ये ऐसा? क्योंकि ईरान जो है वो शिया कंट्री है और यूएई और सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम कंट्री हैं। तो ईरान के जो शिया मुसलमान हैं वो सपोर्ट करते हैं हाउदी को, ईरान सपोर्ट करता है हाउदी को, और हाउदी अटैक करते हैं यूएई और सऊदी अरब को, और बदले में ये दोनों अटैक करते हैं यमन को। तो सऊदी अरब बमबारी क्यों करता है यमन के ऊपर? क्योंकि यमन का जो उत्तरी हिस्सा है, नॉर्थ यमन, वो हथियार रखा है पूरी तरह से हाउदीज ने। तो सऊदी अरब बमबारी करता है यमन पे, और यमन, जो उत्तर यमन कंट्रोल करते हैं हाउदी विद्रोही, वो अटैक करते हैं सऊदी अरब और यूएई पे। ठीक है, जो हाउदी ग्रुप है ये शिया इस्लाम है, और ईरान भी शिया कंट्री है, लेकिन यूएई सऊदी अरब जो है दोनों सुन्नी इस्लाम कंट्री हैं। तो ये इनका स्ट्रगल चल रहा है काफी लंबे समय से। हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बाजारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सारथी ऐप लॉन्च करा है? इसमें सारथी में आप आर देख सकते हैं, ये जो रूपी का लोगो है उस तरह बनाया हुआ है आर, सारथी। ये सेबी ने लॉन्च करा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, और ये इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए करा है, यानी जो इन्वेस्ट कर रहा है निवेशक, उसकी साक्षरता के लिए किया है। कौन सा उच्च न्यायालय डिजिटल न्याय घड़ी को शामिल करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना है? डिजिटल जस्टिस क्लॉक क्या होती है? यह क्लॉक लगाई जाएगी न्यायालय के बाहर। क्या यह टाइम बताएगी? नहीं, यह बताएगी गुजरात हाईकोर्ट में। तो आंसर है गुजरात हाईकोर्ट, मतलब अहमदाबाद हाईकोर्ट। अहमदाबाद में है गुजरात का हाईकोर्ट। तो अहमदाबाद हाईकोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने पेंडिंग हैं,
क्या स्थिति है, राइट। हाई कोर्ट की जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, सांख्यिकी, वो इस पे प्रदर्शित की जाएगी। ये घड़ी लगाई जाएगी। डिजिटल जस्टिस क्लॉक नाम दिया गया है। तो गुजरात उच्च न्यायालय पहला है भारत का जो ये इस तरह की घड़ी लगाएगा, याद रखिए। और गुजरात हाई कोर्ट ही भारत का पहला था जिसने जो केसेस होते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे शुरू करी थी। ऐसा करने वाला भी पहला हाईकोर्ट गुजरात का ही था। और एक हाईकोर्ट और न्यूज में आया, केरल का, जो कागज रहित हो गया है। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल का हो गया है। यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष कौन बनी है? यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट 3 जगह बैठता है। कहां कहां? एक तो फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में, एक लग्जमबर्ग में जहां पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, और ब्रसेल्स में जो बेल्जियम की राजधानी है। 3 जगह बैठता है लेकिन हेडक्वार्टर है स्ट्रासबर्ग में। तो यह भी ध्यान रखना है, स्ट्रासबर्ग में हेडक्वार्टर है। और इसकी प्रेसिडेंट बनी है रॉबर्टा मट्सोला। रॉबर्टा मट्सोला कहां की हैं? ये माल्टा की हैं। माल्टा की राजधानी वल्लेटा है और यह यूरोप का एक कंट्री है माल्टा। यह सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की। तो यह था हमारा वीडियो 21 जनवरी का। मिलते हैं 22 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।